अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। परवा हालत का नॉवल रगे जा से करीब तक का पार्ट 39। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अजमीर फोन कान से लगाए साकित बैठा था। उसे लगा था जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो। उसे अभी फैसल की कॉल मौसूल हुई थी, जिसके मुताबिक सुहान की गाड़ी पर हुई फायरिंग के नतीजे में उसके ड्राइवर और गार्ड के साथ साथ सुहान भी जगह पर दम तोड़ चुका है। ये कोई खबर थी या क़यामत बरसी थी उस पर। जल्दी से हॉस्पिटल चलो, गो फास्ट, अजमीर शिद्दत जब्त से चीखा था। ड्राइवर ने एक सेकंड की भी देर किए गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर मोड़ दी थी। अगर कोई इस वक्त अजमीर की लाल आंखें देख लेता तो कभी यकीन ना कर पाता कि उसी मलिक सुहान के साथ इतने सालों से वो कैसी दुश्मनी निभाता आया था। अजमीर के लिए इस वक्त दुनिया अंधेर हो चुकी थी। वो पहले अपने बाप को नहीं बचा पाया था, मगर अब अपने भाई को उसी मुकाम पर नहीं देखना चाहता था। इससे एक खबर पर उसकी नफरत कहीं दूर जा सोई थी। हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रुकते ही वो बाहर निकलता तेज रफ्तारी से अंदर की जाने भागा था। इर्द गिर्द मौजूद गार्ड्स और बाकी लोगों की उससे कोई परवाह नहीं थी। वो बस अंधाधुंध अंदर भाग रहा था। नर्स के बताने पर वो दाएं जानिब मौजूद कॉरिडोर की जाने बढ़ा था, जिस तरफ आईसीयू था। सुहान, वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था, जब सामने ही खून आलूद लिबास में मलबूस डॉक्टर के साथ परेशानी के आलम में बात करते सुहान ने अपने नाम की इस बेकरारी भरी सदा पर पलटकर उसकी जानिब देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझता या बोलता, अजमीर आगे बढ़ता उससे बगलगीर हो चुका था। सुहान के गिर्द बाजू फैलाए वो उसके सही सलामत होने का यकीन कर रहा था, वैसे ही जैसे बचपन में सुहान पर अपने बड़े होने का रौब जमाते अजमीर उसको प्रोटेक्ट किया करता था। सुहान कितने ही लम्हे हिल भी नहीं पाया था। तुम ठीक हो? अजमीर जो बुरी खबर सुन चुका था, उसके बाद सुहान को यूं सही सलामत खड़े देखना उसके लिए किस कदर सुकून का बायस था, ये बयान नहीं कर सकता था वो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजमीर। सुहान अजमीर का ये रूप देखता काफी देर बाद दिक्कतों से बोल पाया था। सुहान की आवाज ने अजमीर को फौरन हकीकत में ला पटका था। वो एक ही झटके में पीछे हुआ था। सुहान यकटू को सही देख रहा था, जबकि उसे जिंदा सलामत वहां मौजूद देख अजमीर की सांसें बहाल हुई थी। अभी गुजरे लम्हों में जो कुछ हुआ था, अजमीर की अपने लिए दिली कैफियत जो उजागर हुई थी, उसने सुहान पर भी गहरा निशान छोड़ दिया था। दोनों इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े अजीब सी कैफियत का शिकार थे। सर्वो फैसल अजमीर को गलत खबर पहुंचाने पर शर्मिंदा सा उसके करीब आया था, मगर उसके करीब आते ही अजमीर का पड़ने वाला थप्पड़ फैसल का मुंह दूसरी जानिब फेर गया था। आई एम सॉरी सर। फैसल को अपनी गलती की संगीनी का अंदाजा था। उसने बिना तस्दीक किए इतनी गलत खबर पहुंचाई थी, जिस पर वो नादिम सा सर झुकाए खड़ा था। गेट लॉस्ट। अजमीर इतने अरसे में पहली बार फैसल पर चिल्लाया था। सुहान बिना कुछ बोले खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि अजमीर के इस तरह गुस्से करने की क्या वजह थी। सुहान के हवाले से ऐसी झूठी खबर के साथ साथ अजमीर को सुहान पर उसके लिए अपनी फिक्र आश्कार होना भी खल रहा था, जिसका गुस्सा वो फैसल पर निकाल रहा था। लम्हे भर को एक मुस्कुराहट सुहान के होंठों पर उभरी थी, मगर अगले ही लम्हे मादूम भी हो चुकी थी। मुझ पर हमला करवाया है अकराम हनीफ ने। शादी की तारीख तय होने के बाद से वो धमकियां दे रहा था, और आज उस पर अमल पैरा होकर अपनी दर्दनाक मौत को मजीद यकीनी बना दिया है। मेरे ड्राइवर की डेथ हो चुकी है और गार्ड की कंडीशन काफी सीरियस है। सुहान ने रुख मोड़े अजमीर को सारी हकीकत बता दी थी। 3 सालों में पहली बार वो दोनों इस तरह नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे, जिससे देख उनके इर्द गिर्द खड़े उनके खास आदमी फैसल और हाकिम तकरीबन कोमा में जा चुके थे, क्योंकि उनके लिए बात मौज से कम नहीं थी। अगर जनीशा ये सब देखती तो खुशी से पागल हो उठती, मगर ये भी एक हकीकत थी कि दरमियान में चाहे जितनी दुश्मनी सही, वो दोनों भाई थे। कोशिश के बावजूद भी एक दूसरे को तकलीफ में देख खुद को रोक नहीं पाते थे। अकराम हनीफ के नाम पर अजमीर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। अब इस शख्स को सबक सिखाने का वक्त आ गया था। अजमीर यहाँ सिर्फ सुहान की खातिर आया था। उससे अपनी आंखों से सही सलामत देख वो मजीद कोई बात किए वापस पलट गया था। सुहान की नजरों ने उसके मंजर से ओझल होते तक उसका पीछा किया था। वो चंद पल के लिए अजमीर के हवाले से नरम पड़ा था, मगर अपने भयानक माजी का ख्याल आते ही उसके नकूश सख्ती से तन गए थे। ये वही शख्स था जो उसकी माँ के कातिल को पनाह दिए हुए था। वो भला इस इंसान के सामने कैसे नरम पड़ सकता था, जो उसकी तकलीफ देखने के बावजूद उसके आगे हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने आकर सुहान को गार्ड के खतरे से बाहर होने का बताया था। उसके ड्राइवर की डेड बॉडी उसके घर में पहुंचा दी गई थी। सुहान लहू रंग आंखें लिए वहां से निकल गया था। चाहे जो भी होता, रुख हसारा हमेशा उसी की किस्मत में लिखा होता था। वो हर शय पर समझौता कर सकता था, चाहे उससे सब कुछ छीन लिया जाता वो रह लेता, मगर जनीशा मेहरान के बगैर वो नहीं रह सकता था।
और ना किसी को इतनी पावर देने वाला था कि कोई उससे सनीशा मेरान को छीनता। मेरी जान, अभी अजमीर से बात हुई है, मेरी सुहान बिल्कुल ठीक है। सनीशा ने होश में आते ही सुहान को पुकारना शुरू कर दिया था। उसकी सुहान के लिए ऐसी दीवानगी देख वहां मौजूद घर के सभी अफराद हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुए थे। सनीशा इस कदर चाहती थी सुहान को, किसी को भी अंदाजा नहीं था। वो किसी के भी बताने पर यकीन नहीं कर रही थी। वो सुहान से मिलना और अपनी आंखों से उसे देखना चाहती थी। सुहान को कॉल करने के लिए उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया था। वहां हाकिम की जानिब से मौसूल हुआ नोटिफिकेशन देख 1 सेकंड की भी देर किए सनीशा ने वो ओपन किया था, जहां जगमगाती तस्वीर उसको भीगी आंखों के साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। क्या हुआ सनीशा, तुम ठीक हो? फरीहा उसे अचानक रोते से मुस्कुराता देख फिक्रमंदी से बोली थी। बाकी सबने भी हैरत भरी नजरों से सनीशा को देखा था, जिस पर सनीशा ने मुस्कुराते मोबाइल की स्क्रीन उन सबके जानिब मोड़ दी थी, जहां हाकिम ने उन दोनों का गले लगने वाला लम्हा कैद करके सनीशा को सेंड किया हुआ था। मतलब इन दोनों की सुलह हो गई। हुमैरा बेगम खुशी से बोल भी नहीं पाई थी। सुलह नहीं हुई, ये सिर्फ इतनी देर के लिए ही था। कमरे में दाखिल होते हाशिर ने सबकी खुशफहमी पर पानी फेर दिया था। कोई बात नहीं, अगर इतनी तब्दीली आई है तो मेरा परवरदिगार इन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए मजीद नरम भी कर देगा। शमसा बेगम पुरुमीद लहजे में बोलती, बाकी सबका भी हौसला बढ़ा गई थी। मोबाइल स्क्रीन सीने से लगाते सनीशा ने आसूदगी से आंखें मूंद ली थी। अब वो इन दोनों को करीब लाकर ही सुकून से बैठने वाली थी। जनीशा को मायूं बिठा दिया गया था। वो एक बार सुहान से मिलना चाहती थी, मगर घर में शादी का जो माहौल बना हुआ था उसके बाद तो सुहान से मिलना वैसे ही उसके लिए मुश्किल हो गया था। न जाने कितनी बार वो उसे कॉल कर चुकी थी, जो वो खड़ूस शख्स अटेंड करने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी सब लड़कियां भी इस वक्त पूरी तैयारी के साथ उसके कमरे में मौजूद थी। नीचे फंक्शन की अरेंजमेंट की जा चुकी थी। ये फंक्शन खास तौर पर औरतों का था, इसलिए मर्द हजरात अपनी अलग महफिल सजाए बाहर लॉन में तशरीफ फरमा थे। तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं इनमें से कौन सी ईयरिंग पहनूं, कौन से वाले सूट करेंगे मुझे और इजमीर को मुझ पर अच्छे भी लगेंगे। सनीशा के रूम में दाखिल होती हाइफा के कानों में सवेरा का जुमला पड़ता उससे बेचैन कर गया था। वो जब से आई थी इस लड़की के मुंह से हर वक्त अजमीर का नाम सुनकर बहुत खौफजदा हो चुकी थी। अगर अजमीर भी इसे ऐसे ही चाहता हुआ तो इससे आगे वो कुछ भी सोच नहीं पाती थी। हाइफा ने एक नजर लहंगे में मलबूस सवेरा पर डाली थी, जो फुल मेकअप और फूलों का जेवर पहने तमाम हथियारों से लेस काफी खूबसूरत लग रही थी। हाइफा सबके फोर्स करने के बावजूद नहायत ही सादा लिबास में मलबूस लिपस्टिक तक से आ रही थी। उसकी अजमीर से सामना करने के ख्याल से ही जान निकल रही थी। तैयार होकर वो उसके गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। सनीशा और उसके साथ बैठी मावरा ने एक नाराजगी भरी नजर हाइफा के हुलिये पर डाली थी। हाइफा, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। अब आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। सनीशा की बात पर अपनी सोचों से निकलते हाइफा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। क्यों, क्या हुआ? हाइफा एकदम घबरा गई थी। आप जो मेरे साथ ये सुतेलों वाला सलूक कर रही हैं उसके लिए। सनीशा की बात का मतलब समझती हाइफा मुस्कुरा दी थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर आई प्रॉमिस कल जरूर तैयार होंगी, जैसा तुम चाहोगी। हाइफा उसका हाथ थामते नरमी से मुस्कुराई थी, मगर सनीशा उसका कोई एक्सक्यूज सुनने को तैयार नहीं थी। पहले दिन से ही सनीशा को धीमे मिजाज की नरम खूसी हाइफा बहुत पसंद आई थी। वो अपने बाप की इतनी ज्यादतियों के बावजूद मीरान पैलेस के अफराद के लिए दिल में बेपनाह मोहब्बत रखती थी। वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। सनीशा को वो अजमीर के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मगर वो अभी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किसी के आगे भी नहीं कर सकती थी। आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना ही शोहर ट्रे में सजाकर किसी और के आगे पेश कर रही हैं। देखें जरा इस चुड़ैल को, कैसे आपके शोहर के लिए सच सवर कर उछलती फिर रही है। और आप हैं जो इस बात का कानूनी और शरई हक रखती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। क्या आप चाहती हैं कि इजमीर भाई आपकी जानिब से पूरी तरह मुंह मोड़कर इस लड़की की जानिब मुतवज्जा हो जाएं? सनीशा को अंदर आती शमसा बेगम की जानिब मुतवज्जा होता देख मावरा ने हाइफा को आड़े हाथों लिया था। मावरा, जैसा तुम समझ रही हो सब कुछ उतना आसान नहीं है। अजमीर मुझसे नफरत करते हैं। जो कुछ मैं उनके साथ कर चुकी हूँ उसके बाद मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते वो। और तुम चाहती हो मैं तैयार होकर उनके सामने जाऊं ताकि उनका गुस्सा मजीद भड़क उठे? हाइफा ने अपने अंदर का खौफ मावरा के सामने बयान कर दिया था। उफ ओ आपी, आप हमेशा एक्स्ट्रा क्यों सोचती हैं? हमेशा मैंने आपकी बात मानी है। प्लीज आज मेरी सुन ले, एक बार सोचे जरा। जो शख्स आपके सादगी भरे हुलिये पर फिदा हुआ है, वो आपका वो खुश रुबा हुस्न देखकर अपना गुस्सा कैसे बरकरार रख पाएगा? प्लीज एक बार मान लेना मेरी। मावरा बजिद हुई थी। मावरा, तुम नहीं जानती उन्हें, उनका गुस्सा बहुत गजबनाक होता है। हाइफा गुजरती मुलाकातें याद करती कपकपाते लहजे में बोली थी।
दी ग्रेट हाइफा नूर को अपने शौहर नामदार से इस तरह खौफजदा होते और उनके जिक्र पर लरजते कामते देख बहुत अच्छा लगा, मगर मेरी मान ले मजीद अच्छा होगा। क्यों ताईजान? हाइफा आपी को भी बाकी सबकी तरह तैयार होना चाहिए ना। आप कहें ना, इनसे मेरी तो सुन ही नहीं रही है। मावरा उससे छेड़ने के साथ साथ शमसा बेगम को भी अपनी जाने मुतवज्जा कर चुकी थी। अरे हाइफा बेटा, आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? नीचे फंक्शन शुरू होने वाला है। शमसा बेगम हाइफा की इस तैयारी को किसी खातिर में लाए बगैर ब्यूटिशियन की जानिब इशारा कर चुकी थी। उन्होंने घर की बाकी लड़कियों के साथ हाइफा और मावरा की भी ड्रेसेस तैयार करवाए थे। हाइफा के ना करने के बावजूद उसको उन तीनों खवातीन ने मिलकर तैयार किया था। ऑरेंज और रेड कॉम्बिनेशन की शॉर्ट चोली और जमीन को छूता मल्टी शेडेड लहंगा पहने वो नाजुक सी गुड़िया जैसी बेपनाह हसीन लग रही थी। फूलों के जेवर और माथा पट्टी लगाए माइयों के लाइट मेकअप में अपने घने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। दोनों कलाइयां गजरे और कांच की रेड चूड़ियों से सजी एक अलग ही बहार पेश कर रही थी। मावरा के बहुत असरार के बावजूद भी उसने नेट का पीला दुपट्टा सर पर डाला था, जो उसका होशरुबा हुस्न छुपाने में पूरी तरह नाकाम था। हाइफा पूरा इरादा कर चुकी थी कि अजमीर के आते ही वो अपने कमरे में छुप जाएगी। वो उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। हाइफा बेटा, जरा ये मिठाई की टोकरी तो वहाँ टेबल पर रखा है। मायूं का फंक्शन शुरू हो चुका था। फूलों से सजे झूले पर येलो लहंगे में मायूं की दुल्हन बनी जनीशा नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मोतियों के फूलों से बालों की खुशबुएं बिखेरती चुटिया गूंद कर आगे एक तरफ डाले, चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और आंखों में उस सितमगर का एहसास लिए वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उस पर बहुत रूप आया था। शमसा बेगम न जाने कितनी बार उसकी नजर उतार चुकी थी। वैसे जोहान भाई का भी हक बनता है तुम्हें इस रूप में देखने का। मायूं की ही सही, मगर दुल्हन तो उनकी ही हो ना। मावरा जनीशा की कैफियत से हिस्स उठाते शरारती लहजे में बोली। खबरदार, ऐसा कुछ सोचा भी तो? जनीशा उसे तेज निगाहों से घूरते हुए बोली। वो कुछ दिनों में ही मावरा के शोखो शरीर मिजाज से वाकिफ हो चुकी थी। आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों तो ऐसे डरती हो अपने शोहरों से जैसे वो इंसान नहीं बल्कि खून पीने वाले जानवर हैं। मावरा जनीशा के पास से उठती दाएं जानिब खड़ी हाइफा से मुखातिब हुई थी। खबरदार, उनके बारे में आइंदा ऐसा कोई फजूल इस्तेमाल लफ्ज किया तो। अजमीर को इतना गलत बोले जाने पर हाइफा भड़की थी, जिसके जवाब में मावरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। और दोनों दीवानी भी हो। मावरा उसे मजीद चढ़ाती वहां से खिसक गई थी। हाइफा बेचैनी से इधर उधर देखती एक कोने में आन खड़ी हुई थी। अजमीर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला था, जिसके साथ ही लम्हा बलम्हा हाइफा की धड़कनें भी रफ्तार पकड़ रही थीं। हाइफा बेटा, उसने हॉल से फरार होने का सोचा ही था जब हुमैरा बेगम की पुकार उसके कदम वहीं रोक गई थी। हाइफा बेटा, ये मिठाई तो वहां जनीशा के पास टेबल पर रख दे और साथ ही वहां पड़े फूल भी ठीक कर दीजिएगा। हुमैरा बेगम के हाथ से टोकरी पकड़ते ना चार उससे उस तरफ जाना पड़ा था। हाइफा भी टोकरी रखने के लिए झुकी ही जब उसके कानों में पड़ती हाशिर की चहकती आवाज उसके होश उड़ा गई थी। अजमीर लाला आ गए हैं। हाइफा टेबल पर झुकी उसी पोजीशन में अपनी जगह जम सी गई थी। उससे अपने दिल की धड़कनें ढोलक पर बजते गानों से ज्यादा ऊंची सुनाई देने लगी थी, क्योंकि अजमीर कासिम साहब के साथ वहां हॉल में दाखिल हो चुका था। फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था हाइफा के पास। कैसी है मेरी गुड़िया? नहायत करीब से सुनाई देती अजमीर की गंभीर भारी आवाज उसकी हालत गैर कर गई थी। मिठाई की टोकरी छूट कर टेबल पर जा गिरी थी। लाला, आप आ गए? अजमीर को अपने सारे जरूरी काम पसे पुष्ट डालकर सिर्फ अपनी हाथ वहां आता देख जनीशा खुशी से खिल उठी थी। उसके सीधे से लगते जनीशा के चेहरे पर सुकून फैल गया था। ये दो लोग उसकी जिंदगी का हासिल थे। वो ये जानकर बेपनाह खुश थी कि इन दोनों के दिल में भी एक दूसरे के लिए नफरत नहीं थी। वो दोनों भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बस उस एहसास को खुद साख्ता नफरत के मुखौटे के नीचे छुपा रखा था। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। अजमीर जनीशा को बाजू के हल्के में लिए खड़ा था। उसकी नजर अभी तक टेबल पर झुकी हाइफा पर नहीं पड़ सकी थी, जो अपने गिर्द फैली उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतरती महसूस कर रही थी। अजमीर, मेरी बेटियों से नहीं मिलोगे? हुमैरा बेगम की नजर मावरा पर पड़ी थी, जो जनीशा के साथ खड़ी हसरत भरी नजरों से भाई बहन के इस प्यारे रिश्ते को देख रही थी। हुमैरा बेगम के दिल को कुछ हुआ था। वो मावरा को बाजू के हल्के में लिए अजमीर के मुकाबले आन खड़ी हुई थी। ये मावरा मेरी छोटी बेटी। हुमैरा बेगम जिस अपनाई से मावरा का तारुफ करवा रही थी। अजमीर उनकी आला ज़रफ़ी से बहुत मुतासिर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अजमीर को उसी तरह खामोश खड़ा देख मावरा ने पहल की थी। उसे महसूस हुआ था शायद हाइफा की वजह से अजमीर उससे भी बात करना पसंद ना करे। वालेकुम अस्सलाम। आपको अपनी असल जगह पर देखकर बहुत अच्छा लगा, अजमीर संजीदगी से बोला था। शुक्रिया। अजमीर के इतने अच्छे से बात करने पर मावरा खिल उठी थी। क्या मैं आपको लाला कह सकती हूँ? अजमीर के अल्फाज पर उसकी हिम्मत बंधी थी। अजमीर की रौबतर शख्सियत देख वो अच्छे से हाइफा के खौफ और घबराहट की वजह समझ गई थी। हाइफा दुपट्टों
दुपट्टा का पल्लू चेहरे के आगे ठीक करती खामोशी से वहां से खिसकने का इरादा करते मुड़ी थी। जी कह सकती हैं, आप भी मेरे लिए ज़रीशा की तरह हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अज़मीर को ये नर्वस सी मासूम लड़की बहुत अच्छी लगी थी, जो बिल्कुल ज़रीशा की तरह उसके सामने कुछ कहने ना कहने की कश्मकश में मुब्तला खड़ी थी। अज़मीर उसकी कैफियत समझता उसकी हिम्मत बढ़ा गया था। थैंक यू सो मच लाला, आप मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मावरा को ये सामने खड़ा पुरकशिश पर्सनालिटी का शख्स अपनी प्यारी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा था। अरे हाइफा बेटा, कहाँ जा रही हो? अज़मीर से नहीं मिलोगी? यहाँ आओ। शम्सा बेगम वहां से रुख मोड़े जाती हाइफा को देख पुकार बैठी थी। जहां हाइफा के कदम ज़मीन में जकड़े गए थे, वहीं अज़मीर की निगाहें भी बेख्तियार उसकी जानिब उठी थीं। रुख मोड़े खड़ी उस सजी सवरी दोशीज़ा को देख अज़मीर यहाँ से भी उसकी कपकपाहट का अंदाजा लगा सकता था। हाइफा दुपट्टा मुट्ठियों में जकड़े थक थक करते दिल के साथ पलटी थी। अम्मा साईं मुझे अभी आप लोग अपना फंक्शन एंजॉय करें, बाकी बातें बाद में होंगी। अज़मीर अपनी जानिब पलटती, अम्मा सही मुझे अभी इजाज़त दें, आप लोग अपना फंक्शन एंजॉय करें, बाकी बातें बाद में होंगी। अज़मीर अपनी जानिब पलटती हाइफा पर एक निगाह गलत भी डाले बगैर वहां से हट गया था। ज़रीशा ने हुफ की भरी नजरों से दूर जाते भाई को देखा था, जो कभी कभार यूं ही रूट हो जाता था। बाकी सब भी शर्मिंदा सी हो गई थी। हाइफा बेटा वो अज़मीर, शम्सा बेगम ने कुछ कहना चाहा था। ताई जान कोई बात नहीं, हाइफा बामुश्किल मुस्कुराकर उन्हें जवाब देती वहां से जल्दी से निकल आई थी, क्योंकि कुछ मूज और आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गिरे थे। अज़मीर का इस तरह साफ नजरअंदाज करना हाइफा की तकलीफ में मजीद इजाफा कर गया था। जिसके लिए उसने अपना ये रूप सजाया था, उसके लिए वो किसी काबिल ही नहीं थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.